नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम विज्ञान विषय से लेसन नंबर 16 करेंगे। और इसके अंदर आज हम अभ्यास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। देखिए, इससे पहले हम अपने YouTube चैनल पर इसी लेसन से संबंधित 3 वीडियो डाल चुके हैं और उन तीनों वीडियो में मैंने बताया है कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। और इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें हमने पाठ्य पुस्तक के बीच में जो प्रश्न होते हैं उनके बारे में आपको बताया था। और आज मैं आपको अभ्यास के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। देखिए, यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 क्या है कि अपने घर को पर्यावरण मित्र बनाने के लिए। देखिए, इससे पहले जो वीडियो थी उसमें थी कि आप अपने आप को पर्यावरण मित्र बनाने के लिए क्या कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे प्रश्न है कि आप अपने घर को पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आप उनमें कौन कौन से परिवर्तन सुझा सकते हैं। देखिए, मैंने पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि हमारे पास जो हमारे घरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा होता है उसको 2 भागों में अलग अलग करेंगे। एक तो पुण्य चक्रीय में, एक पुण्य अचक्रीय में। जो ये अपशिष्ट होता है इन सभी को अलग अलग करेंगे, क्योंकि पुण्य चक्रीय जो होता है वो जल्दी से सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाता है और पुण्य अचक्रीय जो होता है पर्यावरण के अंदर ऐसे के ऐसे ही बना रहता है। इसलिए सबसे पहले हम अपने घरों के अपशिष्ट को अलग अलग इकट्ठा करेंगे। दूसरा, जो विद्युत उपकरण है या विद्युत का न्यायोचित ढंग से उपयोग करेंगे। देखिए, जब हम कमरे से बाहर निकले या जब हमें किसी विद्युत चालक की आवश्यकता नहीं है तो हम जैसे पंखे, बल्ब या इन सभी को बंद कर देंगे, तो विद्युत का न्यायोचित ढंग से उपयोग करेंगे। और तीसरा जो है 3R का अनुसरण करेंगे। 3R के बारे में हम कई बार आपको बता चुके हैं, रिड्यूज और रीयूज और रिसाइकल। देखिए, रिड्यूज का मतलब है कम उपयोग करना, रीयूज का मतलब है दोबारा उपयोग करना और रिसाइकल का मतलब है कि उसको दोबारा पुनर्चक्रण के लिए भेज देना। अब पॉइंट नंबर 4 जो है वो कह रहा है आवश्यकता अनुसार भोजन खाना और उसकी बर्बादी को रोकना। ये हम अपने घरों के अंदर कर सकते हैं। जल का भी न्यायोचित ढंग से उपयोग करना। जिस तरह हम विद्युत का न्यायोचित ढंग से उपयोग करते हैं उसी तरह हमें जल का भी न्यायोचित ढंग से उपयोग करना है। अखबार का पुनः उपयोग करवाना। देखिए, प्लास्टिक का कम उपयोग करना या पुनः उपयोग करना। अखबार का पुनः उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? अखबार जो हम लेते हैं उसको रीडिंग करने के बाद हम उसके अंदर कागज़ जो होता है उसको या तो पुण्य चक्रण के लिए भेज देना या उसका पुनः उपयोग कर लेना किसी अन्य कार्य में। प्लास्टिक का कम उपयोग करना। इसके बाद पॉइंट नंबर जो 7 है वो कह रहा है प्राकृतिक प्रकाश के लिए घर में, यानी कि सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है उसके लिए घरों में अधिक खिड़कियां लगवानी चाहिए। और आवश्यकता ना होने पर, ये पॉइंट हम दोबारा बता रहे हैं कि जब हमने विद्युत का न्यायोचित ढंग से उपयोग करने के बारे में बात की थी तो टीवी है, पंखे है, विद्युत उपकरण है, इन सभी चीज़ों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जब आवश्यकता ना हो तो इनका उपयोग ना करें। प्राइवेट वाहनों के स्थान पर स्थानीय परिवहन का उपयोग करना और पैकिंग के लिए पॉलीथीन के थैलों के स्थान पर जूट के थैलों का उपयोग करना या घर पर बने कपड़े का उपयोग करना। इस प्रकार हम अपने घरों में पर्यावरण मित्र बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्या आप अपने विद्यालय में कुछ परिवर्तन सुझा सकते हैं जिससे हम पर्यावरण अनुकूलित बन सके? देखिए, जिस तरह हमने अपने घरों के अंदर आपको कुछ पॉइंट्स बताए कि किस तरह हम पर्यावरण के मित्र बन सकते हैं, तो कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो हम अपने विद्यालय में कर सकते हैं। देखिए, कुछ तो इन्हीं से रिलेटेड मिलेंगे। किस तरह? जैसे विद्यालय में अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। देखो, घरों के अंदर तो लग नहीं सकते, लेकिन हम विद्यालय में अधिक से अधिक वृक्ष लगा सकते हैं। और अच्छा, दूसरा, टपकने वाले जो नल होते हैं, देखिए ये हम घरों में भी कर सकते हैं। टपकने वाले नल की मरम्मत करवा कर
जल की बर्बादी को रोकना चाहिए और हमें जल का अपव्यय रोकना चाहिए। जल को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि जल नहीं तो कल नहीं। और शौचालय और मूत्रालयों की नियमित सफाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये जो शौचालय और मूत्रालय होते हैं ये बीमारियों की समस्या उत्पन्न कर देते हैं, रोगों को पनपा दे देते हैं। इसके बाद विद्यालय के आसपास कचरे के ढेर और रुका हुआ गंदा जल इकट्ठा नहीं होने देना है। और विद्युत अपव्यय को देखिए, जब भी देखिए ये हम घर पे भी कर सकते हैं कि विद्युत से जो पंखे है, बल्ब है या टीवी है, जब उनका यूज ना हो तो हमें उनको बंद कर देना चाहिए और हमें कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। ये हम अपने घरों में भी कर सकते हैं और विद्यालय में भी करना है। और अध्यापकों द्वारा, देखिए ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, बच्चों को पर्यावरण संरक्षण की जानकारी देनी चाहिए और पर्यावरण संरक्षण में जागरूकता पैदा करने के लिए बच्चों की रैलियां निकलवानी चाहिए। और पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं तो प्राकृतिक प्रकाश के लिए कमरों में ज़्यादा से ज़्यादा खिड़कियां यानी कि वेंटिलेशन भी और खिड़कियां भी होनी चाहिए और विद्यालय का भवन साफ सुथरा रखा जाना चाहिए। देखिए अपने घरों के साथ साथ हम अपने विद्यालय में भी कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे हम पर्यावरण के मित्र बन सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं कि इस अध्याय में हमने देखा कि जब वन्य और वन्य जंतुओं की बात करते हैं तो 4 मुख्य दावेदार सामने आते हैं। देखिए 4 मुख्य दावेदार की बात करें तो वे लोग जो वनों के आसपास रहते हैं या वे लोग जो वनों के अंदर रहते हैं या कुछ उद्योगपति या वन के कुछ कर्मचारी होते हैं, उन्हें हम दावेदार कहते हैं। दावेदार से बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते कि ये दावेदार क्या है, इनको हम स्टेक होल्डर्स के नाम से जानते हैं। स्टेक होल्डर्स का काम क्या होता है? स्टेक होल्डर्स का काम ये होता है या तो वे वन के कर्मचारी होते हैं या वे वनों के आसपास रहते हैं या वनों के अंदर रहते हैं या वे व्यक्ति होते हैं जो वनों के उत्पादों का उपयोग करते हैं, उन्हें हम स्टेक होल्डर यानी कि दावेदार बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि इनमें से किसे वन उत्पाद प्रबंधन हेतु निर्णय लेने के अधिकार दिए जा सकते हैं। देखिए अब इनमें से पहली बात, वे व्यक्ति जो वनों के आसपास रहते हैं या वे व्यक्ति जो वन के कर्मचारी है या वे व्यक्ति जो वनों के उत्पाद उपयोग करते हैं। तो मेरे हिसाब से वनों के प्रबंधन के लिए इनमें से तो कोई हो ही नहीं सकता। तो ऐसे व्यक्ति जो वनों में रुचि रखने वाले होते हैं, जो चौथे नंबर का है, वनों में रुचि रखने वाले व्यक्ति को ही हमें किसी बात के लिए हम दावेदार मान सकते हैं। अब उत्तर देना है कि किसी वस्तु में रुचि रखने वाला व्यक्ति दावेदार होता है, क्योंकि जो वनों के आसपास रहता है वनों को हानि ही पहुंचा सकता है, या वे वन के कर्मचारी है, वे भ्रष्टाचार के रूप में वनों का दुरुपयोग करवा सकते हैं, और वे उद्योगपति जो वनों के उत्पादों का उपयोग करते हैं तो वे अधिक से अधिक वनों का उपयोग कर सकते हैं। तो वो व्यक्ति दावेदार माना जा सकता है जो उसमें रुचि रखता हो। तो वन के अंदर और उसके निकट रहने वाले लोग, सरकार का वन विभाग जिसके पास वनों का स्वामित्व होता है, उद्योगपति जो वन्य उत्पादों का उपयोग करते हैं, और वन्य जीव एवं प्रकृति चाहने वाले लोग। तो हम सबसे ज़्यादा इस पॉइंट पर अहमियत देंगे कि जो व्यक्ति वन्य जीवन और प्रकृति चाहने वाला होता है वही जो होता है अच्छा दावेदार माना जाता है। तो इस प्रश्न की हम एक बार दोबारा से रीडिंग करते हैं कि इस अध्याय में हमने देखा कि जब वन और वन्य जंतुओं की बात करते हैं तो उसके 4 मुख्य दावेदार होते हैं। मैंने बता दिया आपको, एक तो आसपास रहने वाले लोग, दूसरा वन्य के कर्मचारी, तीसरा वे व्यक्ति जो वे उद्योगपति या वे व्यक्ति जो वनों के उत्पाद का उपयोग करते हैं, और वे व्यक्ति जो प्रकृति में रुचि रखते हैं या वनों में रुचि रखते हैं। तो पॉइंट नंबर जो 4 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये व्यक्ति कभी भी वनों को हानि नहीं पहुंचा सकते। देखिए कैसे एक एक करके हम इनकी बात करते हैं कि वन उत्पादन प्रबंधन हेतु वन के अंदर या उसके आसपास रहने वाले लोगों को निर्णय लेने का अधिकार देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? अपना जीवन यापन वन और वन्य उत्पाद पर वे करते हैं। देखिए
उनको निर्णय लेने की ये कह रहा है पावर देनी चाहिए, क्योंकि वे क्या कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं वन्य और वन्य उत्पादों का। वे वनों से दैनिक उपयोग की वस्तु जैसे लकड़ी है, चारा है, ये सभी चीजें प्राप्त करते हैं। ये लोग वनों को बर्बाद नहीं करते, क्योंकि ये अपनी आजीविका वनों से ही कमाते हैं और ये वनों का संपोषित उपयोग करते हैं, अर्थात ये लोग वृक्ष लगाकर वनों की पुण्य पूर्ति भी करते हैं। अब इसके बाद एक दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इसके अतिरिक्त वनों के उचित प्रबंधन का अधिकार सरकार के वन विभाग को दिया जाना चाहिए। देखिए वैसे क्यों दिया जाना चाहिए, क्योंकि वनों के उचित प्रबंधन के लिए इनके पास शक्ति भी होती है, स्रोत भी होते हैं और इस प्रकार वनों का उपयोग भी उचित प्रकार से होगा और लोग इनका अपव्यय नहीं करेंगे। इसके बाद तीसरे और चौथे दावेदारों को वनों के प्रबंधन का दायित्व नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता, तो उद्योगपति वनों में से केवल वृक्षों को काटते हैं और वे उसके लिए पैसा देते हैं, परंतु उनकी पुण्यपूर्ति में भागीदारी नहीं देते। इसी प्रकार वन्य जीवन और प्रकृति को चाहने वाले लोगों को वनों के प्रबंधन का अधिकार दिया जाए तो वे कागज उद्योगों और दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों को काटने नहीं देंगे और इससे हमारे विकास जो है पीछे रह जाएगा। देखिए हमारी तो बात सरासर गलत होगी, क्योंकि हम तो ये चाह रहे थे कि वनों को चाहने वाले या प्रकृति को चाहने वाले व्यक्ति को अधिकार देने चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब हमने प्रश्न का उत्तर पढ़ा तो ये तो काफी विपरीत था। हमें उनको दावेदार ठहराना चाहिए या अधिकार देना चाहिए वनों के निर्णय लेने का, कि जो वनों के आसपास रहते हैं या वनों के अंदर रहते हैं या वन विभाग के कर्मचारी। लेकिन तीसरे और चौथे जो है, यदि हम इनकी बात करें तो ये तो अपनी मनमानी चला सकते हैं, जिसको हम तानाशाही के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 4, अकेले व्यक्ति के रूप में आप निम्न के प्रबंधन में क्या योगदान दे सकते हैं। देखिए यदि आप सिंगल हो या अकेले हो तो आप वन्य एवं वन्य जंतु में अपना योगदान क्या दे सकते हो, जल संसाधनों में अपना योगदान क्या दे सकते हो, कोयला और पेट्रोलियम में अपना योगदान क्या दे सकते हो। तो 1 बाय 1 हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए यदि वन्य और वन्य जंतुओं का प्रबंधन करना पड़ जाए तो हमें सबसे पहले एक बात तो मैं कहना चाहूंगा कि पेड़ों को काटने नहीं देना चाहिए, वन्य जीवों के प्राकृतिक वासस्थान का संरक्षण करना चाहिए जिससे वन्य जीव सुरक्षित रह सके, और वनों को आग लगने से बचाना चाहिए और वनों में वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए। यदि हम वन्य और वन्य जीवन की बात करते हैं तो यदि सिंगल व्यक्ति जल संसाधनों का प्रबंधन करने लग जाए तो क्या कर सकता है, वो आवश्यकता ना होने पर वो नल बंद कर सकता है, पानी का नल बंद कर सकता है, नहाते समय फव्वारे के स्थान पर बाल्टी से वो पानी लेकर नहा सकता है, और नल से पानी लीक होने पर वो उसकी मरम्मत भी करवा सकता है, और जल स्रोत को प्रदूषित होने से वो बचा सकता है, और कपड़े धोने में बचा जल वो क्या है, पेड़ पौधे और अपने घर के बगीचे या जो गमले होते हैं उनमें डालकर। अब पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम का प्रबंधन एक सिंगल व्यक्ति कैसे कर सकता है। देखिए व्यर्थ में विद्युत उपकरणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि विद्युत उपकरण जो है कोयले से, पेट्रोलियम से, इनसे भी चलते हैं, और निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। लाल बत्ती होने पर जैसे हम वाहन को स्टार्ट रखते हैं तो हमें बंद करके रखना चाहिए, और वाहनों में पेट्रोलियम और कोयले जैसी चीज़ों को ना उपयोग करके वाहनों में सीएनजी और एलपीजी का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कार है तो हम इसमें सीएनजी और यदि हम घरों में यूज कर रहे तो एलपीजी, और यदि हम ट्रेनों में यूज कर रहे तो कोयले के स्थान पर विद्युत का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 कि अकेले व्यक्ति के रूप में आप विभिन्न प्राकृतिक उत्पादों की खपत कम करने में अपना क्या योगदान दे सकते हैं। देखिए
पहली बात तो क्या है, खाना बनाने के लिए एलपीजी का प्रयोग करना चाहिए। खाना बनाने के लिए अभी अभी मैंने लास्ट पर्सन में बताया एलपीजी का उपयोग करना चाहिए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका नाम होता है, लिक्विड सीएनजी का है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब आवश्यकता के अनुसार भोजन की मात्रा लेनी चाहिए और नल से पानी लीक होने पर तुरंत मरम्मत करवा लेनी चाहिए। प्लास्टिक की थैली, डिब्बों, बोतलों को दोबारा उपयोग में लाना चाहिए। 3R के नियमों का पालन करना चाहिए। और घर में बल्ब के स्थान पर देखिए, बल्ब जो आता है आपको मैं बताऊं वो 100 वाट का आता है, और एक जो आपकी CFL है वो आपकी 9 वाट से स्टार्ट हो जाती है, वैसे तो 7 वाट की भी आती है। अब आप ये देखिए 9 को 100 से डिवाइड करो, लगभग 11 या 15 CFL आप एक बल्ब की जगह पे यूज कर सकते हो। एक बल्ब कितनी विद्युत ज्यादा उत्पन्न कंज्यूम करेगा और एक CFL कितनी कम विद्युत उत्पन्न करेगी, कंज्यूम करेगी, उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो बल्बों के स्थान पर CFL का उपयोग करना है। निजी वाहनों की अपेक्षा आपको सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना है और निजी वाहनों की सर्विस समय पर करवाए ताकि उनसे पेट्रोल और डीजल की खपत भी कम हो सके और धुआं भी कम निकले। और हमें कागज की खपत को कम करना चाहिए क्योंकि कागज जो होते हैं वो वनों पर दबाव डालते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्न से संबंधित ऐसे 5 कार्य लिखिए जो आपने पिछले सप्ताह में किए हो आपने खुद। जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए आपने क्या किया, 5 पॉइंट लिखना है कि मैंने नहाने में पहले से कम पानी का उपयोग किया, पानी को कम व्यर्थ बहाया, ब्रश करते समय नल को बंद रखा क्योंकि नल यदि खुला रहता है तो पानी व्यर्थ जाता है, और स्कूल आने जाने के लिए साइकिल का उपयोग किया। इसके बाद विद्युत बल्ब के स्थान पर CFL का उपयोग किया और आवश्यकता न होने पर विद्युत के उपकरण जैसे बल्ब, टीवी या दूसरे कोई भी उपकरण है वो मैंने बंद कर दिए। ये और अब ये कह रहा है प्राकृतिक संसाधन। देखिए इससे पहले हमने क्या किया है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं, और ये कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का दबाव बढ़ाने के लिए मानव क्या क्या क्रियाकलाप कर सकता है। ये तो हमने प्रकृति का संरक्षण किया था, अब प्रकृति का संरक्षण नहीं करना है क्योंकि मैंने कंप्यूटर पर प्रिंट के लिए कागज की आवश्यकता से अधिक उपयोग किया। देखिए जो आप प्रिंटर के लिए कागज का उपयोग करते हैं वो हद से ज्यादा कर दिया भाई, तो इस तरह प्रकृति पर दबाव बढ़ा। मैंने पॉलीथीन में कूड़ा कचरा भर के नाली में फेंक दिया, मैंने टीवी देखने के बाद उसे बंद किया ही नहीं, और मैंने मोटरसाइकिल को मनोरंजन के लिए चलाया और मैंने भोजन को बर्बाद भी किया। देखिए ये सभी बातें जो है पर्यावरण पर दबाव डालती है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की कि इस ये जो है अंतिम प्रश्न है, इस अध्याय में उठाई गई समस्याओं के आधार पर जिससे हमारे संसाधनों के संपोषण को प्रोत्साहन मिल सके। देखिए ऐसी बातें हमें बतानी है जिससे कि हम प्रकृति का संरक्षण कर सके। तो सबसे पहली बात कि बाजार से सामान लाने के लिए पॉलीथीन के स्थान पर जूट के थैले का उपयोग करना, नहाने ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय जल का दुरुपयोग नहीं किया, प्राइवेट वाहन के स्थान पर सार्वजनिक वाहन का उपयोग करना चाहिए, और हमें घर में सौर कुकर, सौर सेलों का प्रयोग करना चाहिए, और 5R के नियमों का यूज करना चाहिए। देखिए 5R, रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकल, रिफ्यूज और रीपर्पज। देखिए पहले हम 3R को पढ़ते थे, 3R में हम रिड्यूज मतलब कम उपयोग करना, रीयूज दोबारा उपयोग करना, रिसाइकल पुनः उपयोग करने के लिए उसको भेज देना, रिफ्यूज मतलब होता मना कर देना, और रीपर्पज मतलब किसी उद्देश्य से उसका दोबारा प्रयोग करना। ये सभी चीजें हम 5R के नियमों में करते हैं।
और हमें घर का कचरा नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि कचरा जब जलता है तो वायु के अंदर मीथेन गैस निकल कर जाती है। और हमें घर के आसपास कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें घर में विद्युत उपकरणों का आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए। और हमें घर में अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। और हमें रसोई घर का बचा हुआ जल या कपड़े धोने की मशीन से बचा जल गमलों में लगे पौधों में डालना चाहिए। इन सभी बातों को अपने जीवन में महत्व देकर हम संसाधनों के संपोषण को प्रोत्साहित कर सकती है। देखिए जो अंतिम प्रश्न था इसमें वो कह रहा था कि आपने इस पूरे लेसन को पढ़ा और हमने देखा कि संसाधनों के संपोषण को प्रोत्साहित करने के लिए हम कैसे क्या कदम उठा सकते हैं उसके बारे में हमें बात करनी थी। वो बात हमने की जो कि हमारी सामाजिक तौर तरीके से हम उपयोग भी करते हैं। इसलिए हमें पर्यावरण का संरक्षण करने के साथ साथ वन्य एवं वन्य जीवों का संरक्षण भी करना चाहिए। देखिए वन नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन जो है भरपूर मात्रा में नहीं मिलेगी, क्योंकि वन जो होते हैं या वन और अन्य जीव जंतु पारिस्थितिक संतुलन का निर्माण करते हैं। वन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। वनों से हम फल भी लेते हैं, दवाइयाँ भी प्राप्त करते हैं, रेजिन भी, गोंद भी, कागज भी, रबड़ भी, और तो और ऑक्सीजन जो हमारे वातावरण में मिली होती है और जो मानव जाति के लिए या प्राणी जगत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गैस मानी जाती है। तो हम उसका उपयोग हम प्रकृति से ही करते हैं, वनों से ही करते हैं। इसलिए हमें वनों के साथ साथ वन्य जीव और क्या कहते हैं संसाधनों का हमें अत्यधिक दोहन नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।